हाँ जी। तो करें स्टार्ट। आ, हम लोगों ने अभी तक सेशन में समझा कि म्यूचुअल फंड्स यूजुअली कैसे काम करते हैं। ठीक है, आप में से कुछ लोगों को लग रहा होगा कि यार ये बंदा 100% प्रैक्टिकल बोल के हर सेशन में आके थ्योरी चिपका के जा रहा है। समझ रहे हो आप? लेकिन क्या है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं। अगर आप नहीं समझते हो तो आप इसको आगे नहीं लेके जा पाओगे। आप समझ रहे हो, यहां पर म्यूचुअल फंड एनालिसिस, इट इज नॉट बाय डिफॉल्ट उतना कॉम्प्लिकेटेड जितना स्टॉक एनालिसिस होता है। उतना कॉम्प्लिकेटेड होता तो क्या आसान इंस्ट्रूमेंट थोड़ा ना होता ना। यहां पर तो आप किसी और के जिम में डाल देते हो। ठीक है, अपने एक फंड मैनेजर हायर कर लेते हैं। एनीवेज, कुछ लोगों ने ये भी बोला, मतलब कुछ मेरे स्टूडेंट्स भी हैं, कुछ कमेंट्स भी आए पिछले सेशंस में कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जो है, आप बोल रहे थे कि यार बिजनेस तो बहुत अच्छा है बट उसकी इज्जत नहीं है। समझ रहे हो आप? मतलब क्या होता है कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को लोग हल्के में ले लेते हैं। मेरे हिसाब से कई लोगों को ऐसा लगता है कि यार म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम दलाली का काम है। मतलब मैं अल्टीमेटली दलाली कर रहा हूं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि सर्विस इंडस्ट्री, जो पूरी की पूरी सर्विस इंडस्ट्री होती है ना, वो दलाली का ही काम करती है। कुछ लोग इंफॉर्मेशन की दलाली करते हैं और आपको रजिस्टर्ड एनालिस्ट बन के टिप्स देते हैं। कुछ लोग नॉलेज की दलाली करते हैं कि मेरे पास नॉलेज ज्यादा है, आपके पास नहीं है, तो मैं आपको पास ऑन करता हूं। कुछ लोग इंफॉर्मेशन की दलाली अगेन करते हैं कि मेरे को म्यूचुअल फंड के बारे में ज्यादा पता है और आपको नहीं पता है, तो मैं आपको वो कन्वे करता हूं। नाउ बात आती है कि इज्जत की। समझ रहे हो कि सर डिस्ट्रीब्यूटर ये वो, यार पीपल विल रिस्पेक्ट यू ओनली एंड ओनली व्हेन यू क्रिएट वैल्यू इन देयर लाइफ। रिस्पेक्ट ठीक है, पैसा भी तभी मिलेगा जब आप वैल्यू क्रिएट करोगे। मैंने आपको बोला है, ये मेरा पर्सनल प्रॉमिस है, मैं फिर से आपको एक बार बता देता हूं कि बॉस, मेरा स्टाइल जो है ना वो थोड़ा स्लो है। ठीक है, तो अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि मैं तुरंत इस सेशन में 15 मिनट का सेशन अटेंड करके समझ जाऊं कि कौन सा म्यूचुअल फंड है और कैसे टॉप 5 म्यूचुअल फंड, तो वो सब अपन कर नहीं रहे। मेरे मुंह से आप एक म्यूचुअल फंड का रिकमेंडेशन नहीं सुनोगे कि आपको इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। कारण क्या, मैंने देखा कई लोगों ने नीचे डाल रखा है कि सर म्यूचुअल फंड बता दो, 4 म्यूचुअल फंड बता दो, 2 म्यूचुअल फंड बता दो। आप समझो ना, अगर मेरे मुंह से ही समझना होता तो फिर ये सब चीजें करने का मतलब क्या है। आप प्रैक्टिकली, मैं आपको समझाऊंगा कि आप म्यूचुअल फंड का इवैल्यूएशन कैसे करेंगे, बट वो इवैल्यूएशन करने के पहले, और स्पेशली इक्विटी म्यूचुअल फंड का इवैल्यूएशन करने के पहले, हमें और कुछ निटी एंड ग्रिटी समझनी पड़ेगी, विच इज रिलेटेड टू इक्विटी म्यूचुअल फंड। ठीक है, तो अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अपने को पहले ये समझना पड़ेगा कि जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स है ना, उनका जो मेजर अलोकेशन होता है वो इंडियन इक्विटी मार्केट्स में होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो फॉरेन मार्केट्स में पैसा नहीं लगा सकते, बट बहुत ही रेयर फंड्स होते हैं जो फॉरेन मार्केट्स के अंदर पैसा लगाते हैं। जैसे अगर आप देखोगे तो अपन ने देखा था पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप फंड, है ना, ये फॉरेन मार्केट के वो मफांग चार चार पांच स्टॉक्स के अंदर पैसा लगाता है। फिर हमने देखा था मोतीलाल ओसवाल का। ठीक है, मोतीलाल ओसवाल का हमने एक S&P 500 फंड देखा था। ये पूरा का पूरा सेम रेप्लिकेट कर देते हैं S&P 500 को। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि इंडियन म्यूचुअल फंड्स बाहर पैसा नहीं लगाते हैं, लगाते हैं। सर मुझे क्या, एक मिनट, ये थोड़ा सा डाउट स्टूडेंट्स का इन जनरल आता है कि सर मैंने देखा बहुत सारे एड्स आते हैं कि यूएस मार्केट्स में पैसा लगाओ, यूएस मार्केट्स में पैसा लगाओ, हमारे फ्री ब्रोकरेज है, तुरंत पैसा लगेगा। सर मैं फेसबुक का स्टॉक खरीद लूं क्या, मैं नेटफ्लिक्स का स्टॉक खरीद लूं क्या? समझना यार, अब क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स जो है ना, मतलब ये जो स्टॉक्स हैं आपको नेटफ्लिक्स के, amazon के, गूगल के, ये सब एक्साइट करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो ब्रांड आपके लाइफ में 100% इंटीग्रेटेड है। समझ रहे हो? और वो आपके पास है नहीं। ऐसे तो कोलगेट भी 100% इंटीग्रेटेड है, डाबर भी 100% इंटीग्रेटेड है। आप चाहो ना चाहो, आप हर आदमी इस पॉइंट ऑफ टाइम पर HUL का कोई ना कोई प्रोडक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंज्यूम करता है। लेकिन क्या है ना, यू कैन गो एंड बाय HUL का स्टॉक, इसलिए आपको एक इतना एक्साइटमेंट नहीं होता है। दूसरा एक लॉजिक ये भी है कि यार भाई, ये पॉइंट जो है ना, ये इंडिया में इन्वेस्ट रहने का है। दिस इज नॉट द टाइम जब आप इंडिया से बाहर इधर उधर निकलने की कोशिश करो। स्टे इन्वेस्टेड इन इंडिया, बिलीव इन द कंट्री। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बिलीव इन द पॉलिटिक्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बिलीव इन अ पॉलिटिकल पार्टी और लीडर। आप देश पे तो भरोसा करो। कहां से आए ना, 45 से यहां तक आए ना, 47 से आगे भी जाएंगे और ग्रो ही करेंगे। ठीक है, रिस्क,
आपको ये समझना पड़ेगा कि जब भी मैं किसी म्यूचुअल फंड का इवैल्यूएशन करता हूं तो सबसे पहले तो मैं एक अलोकेशन चेक करूंगा कि भाई उसने किस असेट क्लास में कितना इन्वेस्ट किया हुआ है, और फिर उस असेट क्लास के अंदर कौन से अलग अलग वेराइटीज ऑफ पोर्टफोलियो में उसने इन्वेस्ट किया हुआ है। ठीक है, कौन कौन से स्टॉक्स है ये अपन डिटेल में चेक करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, अभी ये रिसर्च नहीं है, ये सिर्फ फाउंडेशन है। ये स्किप कर गया तो आगे सेशन समझ में नहीं आएगा, इस बात की गारंटी। मेरा कुछ भी नहीं है, जिसको देखना है देखो, नहीं देखना है मत देखो। ठीक है ना। रिस्क आपने देखा होगा, जब भी आप म्यूचुअल फंड का कोई एड देखते हो तो ऐसा एक गोला बना हुआ आता है ना, ऐसा एक मीटर बना हुआ आता है, और मेजरली आप देखोगे ना तो वो ऐसे रहते हैं, हाई रिस्क की पे टिका के रखते हैं। तो ये है ना, ये इजी टू अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको दिया जाता है बेसिकली ऐसा वाला मीटर। अगर मैं म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात करूं, समझना, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड इज द मोस्ट रिस्की इन ऑल द एसेट क्लासेस। बाय डिफॉल्ट इक्विटी सबसे रिस्की है ना, पैसा पूरा डूब सकता है। समझना, इक्विटी, एक इक्विटी स्टॉक में पैसा पूरा डूब सकता है। समझना, म्यूचुअल म्यूचुअल फंड, especially a equity mutual fund, it can be a portfolio of anywhere between 30 companies to 100 companies। 30 से 100 कंपनीज के बीच का पोर्टफोलियो रहता है। समझना, ये मैं और डिटेल में आगे डिस्कस करूंगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर मैं मेरा पूरा पैसा किसी एक स्टॉक में लगा देता हूं, साईं बाबा इन्वेस्टमेंट, ईकेआई एनर्जीज लिमिटेड, समझ रहे हो आप, सर 1200 रुपए पे खरीदा है, 250 रुपए चल रहा है, क्या करना है? मेरा अब क्या करना है, भजन करो, मजे करो, और ये जीवन के 1200 का स्टॉक अगर 250 पे चल रहा है तो समझना, ये चीज आपके साथ होगी जब आप इंडिविजुअल इन्वेस्टिंग करोगे, मतलब स्टॉक इन्वेस्टिंग करोगे। म्यूचुअल फंड एक साथ 30 कंपनीज के अंदर पैसा डाल के आपकी रिस्क को डाइवर्सिफाई कर देता है। मतलब विद इन इक्विटी आपकी रिस्क डाइवर्सिफाइड है, बट ओवरऑल कंपैरिजन लेवल पे अगर मैं देखता हूं तो इक्विटी फिर भी रिस्की फंड है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि मेरा म्यूचुअल फंड में मैंने कोई पैसा डाला और वो पूरा का पूरा म्यूचुअल फंड, मतलब मेरा सारे 30 के 30 स्टॉक डूब गए। आप समझना सर, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में इन जनरल ऐसा कभी रिस्क आता है क्या कि पूरा का पूरा म्यूचुअल फंड ही बंद करना पड़ जाए? आता है। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन करके डेट फंड थे, शॉर्ट टर्म डेट फंड थे, 2020 में वाइंड अप करनी पड़ गई थी उनको पूरी की पूरी स्कीम। फिर आप एक्सिस म्यूचुअल फंड में भी देखोगे तो वहां पर भी एक कांड हुआ था, जहां पर फंड मैनेजर्स ने फ्रंट रनिंग करी थी। समझ रहे हो, फ्रंट रनिंग का मतलब क्या होता है अपन समझेंगे। ये दो केस स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कवर करूंगा आगे इवैल्यूएशन में। लेकिन मैं फिर बता रहा हूं, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये पूरा कोर्स कोई घंटे 2 घंटे का प्रोग्राम है, तो ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, ये इस कोर्स के पीछे भी मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, आप समझ रहे हो। ऐसा नहीं है, मैंने पहले भी बोला आपको कि मैं इसके बाद कोई ऐसा नहीं कि कोई दूसरा कोर्स या कोई पेड कोर्स लेके आ रहा हूं। तो आगे बढ़े, इसके पहले दो काम। बहुत नालायक हो आप, पहले वीडियो में सबने बहुत अच्छे लाइक दे रहे, उसके बाद सब भूल गए लाइक करना। कर दो बाबा, एल्गोरिदम को खुश रखो। ठीक है, समझाओ यूट्यूब को कि अच्छा कंटेंट है, फैलाओ। ठीक है, चलो, आपको देखना पड़ेगा कि जो इक्विटी म्यूचुअल फंड है ना, या इन जनरल जो म्यूचुअल फंड है, अगर मैं 2 मिनट के लिए इक्विटी की भी बात करूं तो इक्विटी में जितना भी एयूएम है, एयूएम मतलब क्या होता है सर? एयूएम मतलब होता है असेट अंडर मैनेजमेंट। समझ रहे हो आप, असेट अंडर मैनेजमेंट, इसका मतलब यह है कि पूरे देश ने मिलके, समझ रहे हो, पूरे इंडिया ने मिलके टोटल म्यूचुअल फंड में जितना अमाउंट डाला है उसको बोला जाता है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एयूएम। क्या ये चीज क्लियर है सब लोगों को, ए टू जेड? ठीक है, इस टोटल इक्विटी में जो एयूएम है उसमें 55% पैसा आज भी रेगुलर फंड में डला हुआ है। समझ रहे हो आप, और ये 44% पैसा डायरेक्ट प्लान में डाला हुआ है। रेगुलर प्लान में डाला है मतलब बीच में कोई कमीशन खा रहा है बैठ के, कोई डिस्ट्रीब्यूटर है। आज भी आप देखोगे तो ज्यादा प्लान्स डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू डले हुए हैं। आप समझना, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एक पॉइंट ऐसा आएगा सर जब ये डायरेक्ट प्लान इसको ओवरटेक कर जाएगा और हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस तो खत्म हो जाएगा, आप बिल्कुल गलत हो। आपको ये समझना पड़ेगा कि ये अगर ऐसा भी हो जाए कि ये 51% हो जाए, ये 49% हो जाए, आपको समझना पड़ेगा मेरी ओवरऑल इंडस्ट्री बहुत स्पीड में ग्रो हो रही है। ठीक है, और जो नए लोग हैं ना, दे आर नॉट वेरी कंफर्टेबल, दे आर नॉट दैट टेक सेवी कि वो खुद से जाके जीरोधा ग्रो का अकाउंट ओपन करें और म्यूचुअल फंड पूरा वो कर लें, डर जाते हैं वो लोग।
ठीक है, तो अगर एक ह्यूमन टच आप दे पाते हो एज अ डिस्ट्रीब्यूटर तो रेगुलर में स्कोप बहुत ज्यादा है। नाउ सर, नेट एसेट वैल्यू क्या होती है किसी भी म्यूचुअल फंड की? मैं देखता हूं बार बार कि एक दिन एनएवी 10 रुपए 50 पैसे है, दूसरे दिन एनएवी 10 रुपए 65 पैसे है, तीसरे दिन एनएवी 10 रुपए 45 पैसे है। ठीक है, ये क्या होता है ये समझा दो भाई। सिंपल सा गणित है, बहुत सिंपल सा गणित है। ठीक है, जैसे मान लो एक म्यूचुअल फंड है, उसके पास 500 करोड़ रुपए आए, उसने 500 करोड़ रुपए स्टॉक्स में डाल दिया, तो ये क्या हो गया? ये हो गया असेट। आपके लिए तो असेट ही हो गया ना, आपका फंड है तो ये एसेट हो गया। मान लो म्यूचुअल फंड को कुछ टैक्स का पेमेंट करना है, ठीक है, कोई विथड्रॉल जो हुआ है, किसी ने आके बोला कि मेरे को मेरा फंड वापस दे दो, उसको देना ड्यू है अभी भी। 3 दिन लगते हैं सेटलमेंट होने में। आप आज दोगे तो तीसरे दिन आपको मिलेगा। ठीक है, पैसा आपके खाते में थर्ड डे पर आ जाता है। तो ऐसा कुछ सेटलमेंट है, वो ड्यू है। ये हो गई मेरी लाइबिलिटी। मैं असेट में से लाइबिलिटी को माइनस करता हूं तो मेरे पास नेट असेट आ जाती है। आपको चाहिए तो मैं इसका कैलकुलेशन भी करके बता दूंगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, एक्सेल पे कैलकुलेशन हो जाता है, बहुत इजी कैलकुलेशन होता है। ठीक है, और आप मेजरली आप बहुत, और अपन क्यों करेंगे, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री आपको करके देगी। ये ध्यान रखना आप। जैसे आज मार्केट गिरा, फॉर एग्जाम्पल कि सर आज तो निफ्टी 300 पॉइंट डाउन था, तो मैंने जैसे ही 1 बजी 12 बजी मैंने देखा आज निफ्टी 300 पॉइंट डाउन है, मैंने तुरंत म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया। आप गधे हो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो। आप समझ रहे हो, म्यूचुअल फंड में जो रेट आते हैं ना, जो एनएवी का रेट आता है, वो कैसे आता है? जैसे मान लो आज म्यूचुअल फंड के पास 30 स्टॉक्स हैं, है ना, तो इनकी क्वांटिटी इनटू इनका प्राइस, तो ये टोटल वैल्यू बनती है, मेरी टोटल असेट वैल्यू बनती है। अब मार्केट अगर आज गिरा है ना बॉस, ये मार्केट अगर आज गिरा है, तो जो आज ये स्टॉक्स की जो टोटल असेट वैल्यू आएगी ये भी गिरी होगी, तो मेरी एनएवी भी गिरी होगी। वो एनएवी पब्लिश होती है आज। आप देखिए जाके थोड़ा ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अगर एज अ फाइनेंस स्टूडेंट मैं इतना भी नहीं समझ पा रहा हूं तो फिर कैसे काम चलेगा? ठीक है, कि जैसा स्टॉक का लाइफ प्राइस में मोमेंट रहता है, वैसा म्यूचुअल फंड नहीं रहता। म्यूचुअल फंड की जो एनएवी होती है वो दिन में एक बार चेंज होती है। शाम को जब मार्केट क्लोज होते हैं, तुरंत एनएवी का कैलकुलेशन होता है, आई वुड से रिकैलकुलेशन होता है। बहुत हद तक ये प्रोसेस अब ऑटोमेट हो चुकी है, लेकिन मैं फिर भी आपको बताता हूं, थोड़ा जरा ध्यान से। मैं फिर भी आपको बताता हूं, ये एनएवी कैलकुलेशन जो होता है ना, ये अपने आप में एक पूरा प्रोफाइल है। दिस इज अ करियर ट्रैजेक्टरी। जो लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, ठीक है, उन लोगों को पता होगा कि सर वो हेज फंड में हमको जॉब मिलती है, और वो जॉब मिलती है हमको फंड अकाउंटिंग की। ठीक है, पूरी की पूरी टीम बैठ के काम करती है, तब वो एक फिगर, एक नेट एसेट वैल्यू का फिगर आपके सामने आता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं, मेरे को देखने दो। ये एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन वेबसाइट अपने को मिली है। आई वुड से रूपी वेस्ट तो बहुत ही अच्छा है। देखो रूपी वेस्ट स्क्रीनर है, ठीक है, बहुत अच्छा है, उसकी बात नहीं है। लेकिन ये और अच्छी वेबसाइट है जो मेरे हिसाब से, इसका यूजर इंटरफेस बहुत बढ़िया है। आपको मॉर्निंग स्टार डॉट इन पे जाना है, डॉट कॉम पे नहीं जाना है। डॉट कॉम पे जाओगे तो यूएस का खुलेगा। यहां पर आके आप म्यूचुअल फंड में आ जाइए। ठीक है, म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आपको जो भी चाहिए ना, अब यहां पर आपको सब मिल जाएगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई भी एक म्यूचुअल फंड ओपन करता हूं, मैं ओपन करता हूं एचडीएफसी का, और मैं ओपन करता हूं एचडीएफसी का इक्विटी फंड, इक्विटी अदर्स, और गो करता है। ओके, इसको अपन ऑल कैटेगरीज ले लेते हैं और गो करते हैं। हाँ जी, तो ये मुझे दिखा, और मैंने क्या करा, ये फोकस 30 का डायरेक्ट प्लान है, ग्रोथ ऑप्शन। ठीक है, तो अपन इसको ओपन करते हैं। अब जब मैं इसको ओपन करूंगा और मेरे को यहां पर जो नेट एसेट वैल्यू आती है कंपनी की, ये रही। ठीक है, ये मेरी टू, अच्छा आपको दिख नहीं रहा होगा, ये 205.76, ये जो वैल्यू है ना, ये आज की वैल्यू है, आज के मार्केट के हिसाब से वैल्यू पब्लिश हुई है। कल से आज में कितना परसेंट रिटर्न हुआ है एनएवी में? 0.38% बढ़ा है। समझ रहे हो आप, ये बहुत बड़ा नंबर होता है। 0.38% अगर बढ़ा है तो।
ठीक है, पर डे, एक दिन के अंदर। ठीक है, चलिए अपन, एक मैंने आपको वेबसाइट बताई, इसको थरली कैसे यूज करना है, एनालिसिस कैसे करना है इसका, ठीक है, वो सब मैं आपको समझाऊंगा, डोंट वरी एट ऑल। सर ये फैक्ट शीट क्या होती है, मैंने बार बार सुना है फैक्ट शीट, ये क्या चीज, फंडा होता है, ठीक है, इसको कैसे पढ़ा जाता है मैं समझाऊंगा। क्या मैं फैक्ट शीट बना भी सकता हूं एक्सेल के अंदर, और एक क्या बात कर दी आपने, बिल्कुल बना सकते हो, ये भी मैं आपको समझाऊंगा, डोंट वरी एट ऑल। ठीक है, हम फैक्ट शीट एक्सेल में, यार देखो अगर किसी को करियर बनाना है एसेट मैनेजमेंट में, तो ये सब चीजें हैं जो आप करके बेसिक नॉलेज लेके आप आगे बढ़ ही सकते हो। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा अपन और समझते हैं चीजों को, कि जैसे जो मैंने आपको अभी बताया, ठीक है, कि ये जो फैक्ट शीट होती है, मैं एक मिनट में डाउनलोड करके आपको दिखा देता हूं, ठा ठा ठा, जैसे देखना भाई, बेसिकली फैक्ट शीट के अंदर क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होगा, परफॉर्मेंस का चार्ट होगा, ये रिस्क मेजर्स होंगे। सर ये क्या है, अल्फा बीटा आर स्क्वायर, इन्फो रेशियो, ट्रैकिंग एरर, सब समझाऊंगा, डोंट वरी। शार्प रेशियो क्या होता है, सब समझाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है सर, हम क्या ये समझ के खुद से एनालाइज कर पाएंगे, उसी के लिए तो समझेंगे अपन। ठीक है, फिर सर ये असेट एलोकेशन क्या है, कहां कहां पर कौन कौन से रीजन में एलोकेटेड है, कौन कौन से सेक्टर में वेट है इसका, ठीक है, टॉप होल्डिंग कितनी है। वैसे अगर आपको एक ऐसे इंफॉर्मेशन दूं, तो इंडिया में किसी भी म्यूचुअल फंड को किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में 10% से ज्यादा की होल्डिंग रखना इट्स नॉट अलाउड। ठीक है, 10% से ज्यादा की होल्डिंग रखना इट्स नॉट अलाउड एट ऑल। ठीक है, फिर इसके अंदर ग्लोबली अगर आप देखोगे तो कहां कहां पर इन्वेस्टमेंट करा है, अगर ग्लोबल फंड है तो ये बाकी सारी डिटेल्स यहां पर मिलती हैं आपको। ठीक है, तो ये आपका मोटा माटी फंड शीट होती है, ये महीने में एक बार पब्लिश होती है राजा। ठीक है, जब मंथ में आपका ईयर मंथ क्लोज होता है, मतलब अभी 3 दिन में, आज जो भी तारीख है, 3-4 दिन के अंदर मार्च का मंथ क्लोज हो जाएगा, तो उसके बाद 1-2 दिन के अंदर ये फंड शीट पब्लिश हो जाती है। और वैसे भी सब कुछ पूरा तैयार रखते हैं, जैसे ही मंथ क्लोज होता है, नेक्स्ट वर्किंग डे आता है, दे यूजुअली पब्लिश इट। ठीक है, और इसको अपन और डिटेल में समझेंगे जब मैं इवैल्यूएशन पे आऊंगा तब, सो डोंट वरी अबाउट इट, राइट, इसके बारे में ज्यादा आप ऐसा टेंशन लेके मत काम करो। नाउ बेंचमार्किंग समझना। सर ये बेंचमार्किंग का मतलब क्या होता है, और बेंचमार्किंग के साथ ही बहुत क्लोजली जुड़ा हुआ है ट्रैकिंग एरर। ठीक है, मैं आपको बहुत सिंप्लीफाई तरीके से समझाता हूं। ये फंड मैनेजर है, ठीक है, और मान लीजिए ये आप दौड़ लगा रहे हो, थोड़ा सा मैं थोड़ा चौड़े बनना है, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप फंड मैनेजर के पास गए, आपने बोला ये लो सर मेरे 5 लाख रुपए लगाओ, उसने बोला बिल्कुल सही है सर, अपना काम है टॉप 30 कंपनीज के अंदर पैसा लगाना। ठीक है, मैं टॉप 30 कंपनीज में पैसा लगाता हूं। ठीक है, या मैं टॉप हटा दो, मैं सिर्फ 30 कंपनीज में पैसा लगाता हूं, जो फास्टेस्ट ग्रोइंग 30 कंपनीज है। ठीक है, तो बोले चलो तो बहुत बढ़िया बात है, समझना, 1 साल हो गया, 1 साल के बाद आप वापस गए इसके पास, बोले आपको याद है मैंने 5 लाख रुपए आपको दिए थे, बोले हाँ बिल्कुल याद है दिए थे, उसके अगेंस्ट में हमने आपको यूनिट भी दी थी। तो बोले उस पर रिटर्न कितना आया है सर वो बता दो। उसने बोला सर ऐसा लाजवाब रिटर्न आया है, आप मतलब हमने चारों तरफ से एफडी के रिटर्न को बीट कर दिया है। बोले ऐसा कैसा रिटर्न दे दिया आपने, बोले सर रिटर्न आया है 8.5%। अब बताना आप मेरे को एक बात, क्या अगर ये बंदा आइसोलेशन में अपना रिटर्न बताता है कि मेरा रिटर्न 8.5% आया है, समझ गए, तो क्या आप उस रिटर्न से कुछ भी सेंस बना पाओगे? आपको क्या समझ में आ रहा है, रिटर्न अच्छा है कि बुरा है? आपको क्या इसका कंपैरिजन करना पड़ेगा कि यू हैव टू कंपेयर दिस, आपको इसको कंपेयर करना पड़ेगा। ये जो कंपैरिजन करना होता है ना, इसी को सोफिस्टिकेटेड भाषा में, कॉर्पोरेट भाषा में बेंचमार्किंग बोला जाता है। इसी को बेंचमार्किंग बोला जाता है, आप समझ रहे हैं मेरी बात? जब बेंचमार्क, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ म्यूचुअल फंड टू डिस्क्लोज कि भाई जो हमारा फंड है ना, वो हमने इस पर्टिकुलर इंडेक्स के साथ बेंचमार्क किया हुआ है। जैसे कि अगर कोई लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है, तो यूजुअली आप देखोगे निफ्टी 50 या सेंसेक्स 30 के साथ बेंचमार्किंग करता है, कि आप ताकि परफॉर्मेंस समझ पाओ कि जो फंड मैनेजर है उसने निफ्टी के मुकाबले
या सेंसेक्स के मुकाबले कितना बेहतर या कितना खराब परफॉर्मेंस करें। सिमिलरली जो मिड कैप फंड्स होते हैं, वो मिड कैप फंड्स निफ्टी मिड कैप 150 के साथ बेंचमार्किंग करते हैं। जो स्मॉल कैप फंड होते हैं वो स्मॉल कैप के साथ बेंचमार्किंग करते हैं। जो हाई ग्रोथ फंड होते हैं वो नेक्स्ट 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 के साथ, नहीं, निफ्टी नेक्स्ट 150 के साथ बेंच। सर तो क्या बेंचमार्किंग किसी के भी साथ हो सकती है? किसी के भी साथ हो सकती है। सर बेंचमार्किंग क्या सिंगल स्टॉक के साथ भी हो सकती है? कभी नहीं। इसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी, समझ रहे हो आप? वो होता है ट्रैकिंग एरर। ट्रैकिंग एरर ये होता है, अभी अगर मैं आपको एकदम सिंप्लीफाइड टर्म्स में तोड़ के समझाऊं, हालांकि अपन इसको रियल में डेप्थ में समझेंगे आगे, बट ट्रैकिंग एरर ये होता है कि मेरा रिटर्न इज हाउ मच प्लस ऑब्लिक माइनस फ्रॉम माय बेंचमार्क रिटर्न। अभी एक मिनट के लिए समझ लो, एक सेकेंड के लिए ऐसा समझ लो, हालांकि ये कैलकुलेशन ऐसे नहीं होता है, मैं फिर भी आपको बता रहा हूं, आप एक सेकेंड के लिए वजह समझ लो कि आपका फंड मान लीजिए निफ्टी 50 के साथ बेंचमार्क करता है कि भाई हम तो निफ्टी 50 को देखते हैं, अगर उसको बीट कर दिया तो वी आर सक्सेसफुल, अगर उसको बीट नहीं करा तो वी आर नॉट परफॉर्म दैट वेल। निफ्टी 50 ने इस साल में से फॉर एग्जाम्पल 13.5% रिटर्न जनरेट करा, आपने 14.5% रिटर्न जनरेट करा, तो ये जो 1% है ना, इसको आइडियली तो अल्फा बोला जाता है कि आपने उससे कितना ज्यादा परसेंट रिटर्न जनरेट करा। बट जब भी आप किसी पोर्टफोलियो को एज इट इज मिमिक करते हो, जैसे मैंने सर एक म्यूचुअल फंड बनाया है जो निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स के अंदर सेम प्रपोर्शन में इन्वेस्ट करता है, मतलब वो इंडेक्स फंड है, समझ रहे हो आप? तो इंडेक्स फंड में अगर इंडेक्स ने 13.5 बनाया और मेरा 13% ही बन रहा है, यार तो तू आधा परसेंट कहां मिस कर रहा है? तेरा सिंपल सा तो काम था निफ्टी को ट्रैक करना, निफ्टी को फॉलो करना। तो क्या आप निफ्टी को ट्रैक करने में भी आपने कोई एरर कर दिया क्या? आप ढंग से टाइम पे खरीदी बेची नहीं कर पाए बॉस, सिंपल सी बात है। हो सकता है आपने कोई पोजीशन डिले से ली, मतलब निफ्टी में कोई पर्टिकुलर स्टॉक बाहर हुआ, आपने थोड़े टाइम के बाद उसको बेचा। जो दूसरा स्टॉक निफ्टी के अंदर एंट्री ली उसको आपने थोड़े टाइम बाद खरीदा। आपके पास जो एसआईपी का अमाउंट आया था, आप बहुत लंबे टाइम तक उस अमाउंट पे बैठे रह गए, आपने इन्वेस्ट नहीं करा, क्योंकि कैश का आप 2 महीने तक आप एसआईपी पे बैठे हो, आपने पिछले 2 महीने में एसआईपी का जो कलेक्टेड अमाउंट है उसको इन्वेस्ट ही नहीं करा है मार्केट के अंदर, निफ्टी 50 के स्टॉक्स में। तो 2 महीने वो जो कैश का अमाउंट है उस पर तो 0% रिटर्न कमाए ना राजा आपने। समझ में आ रही है बात? अपन ट्रैकिंग एरर और डेप्थ में समझेंगे, डोंट वरी एट ऑल। ठीक है, ये इतना आसान नहीं है जितना आसान दिख रहा है। अल्फा और ट्रैकिंग एरर के अंदर फिर क्या फर्क है? अगर मैं अल्फा किसी का जनरेट निकालता हूं तो क्या मैं ट्रैकिंग एरर निकाल सकता हूं? मैं सब चीजें आपको समझाऊंगा। ठीक है, आई एम हियर टू एक्सप्लेन यू रियली वेल। मेरी सिर्फ आपसे एक गुजारिश है, और ये भी बार बार गुजारिश करना अच्छा नहीं लगता है। गुजारिश ये है कि आप प्लीज और प्लीज जाके कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब। अगर नहीं करा है तो करो, किसी के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अगर ऐसा लगता है कि म्यूचुअल फंड की सीरीज उनकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर सकती है, प्लीज उन्हें भी ये सीरीज शेयर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि मैं कितने तरीकों से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकता हूं। ठीक है, अब यार वैसे वन शॉट इन्वेस्टमेंट तो आपको पता है, आपने आज ही 1 लाख रुपए का चेक लिख के दे दिया। ठीक है सर, ये तीनों जो तरीके हैं ये तो हमको आते हैं या हमने सुने हुए हैं, क्या आप इससे स्ट्रैटेजी बना सकते हो? दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो मैं आज थोड़ा ज्यादा टाइम इन 3 तरीकों पे देना चाहता हूं। ठीक है, सबसे पहले अपन समझते हैं SIP। ठीक है, तो इसमें जो है ना, S और P हमेशा कॉमन है। जो I का मतलब होगा वो होगा सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। समझ, आप लोगों ने देखा है अपने घर पे मम्मियां जो होती हैं, यूजुअली मदर्स ही करती हैं, फादर्स को तो मैंने मेरे घर पे तो देखा नहीं है कभी करते हुए। आप लोग क्या करते हो तो कर भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, यूजुअली होता भी है। तो मम्मियां है ना कमिटीज डालती हैं, किटी बोलते हैं, कमिटी बोलते हैं, BC बोल देते हैं कई लोग। ठीक है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम होता है, जहां पर कुछ लेडीज इकट्ठा होके चिट कलेक्ट करती हैं और हर महीने आपको कुछ ना कुछ पैसा देना होता है। अगर ये तो इनडायरेक्ट तरीका हो गया, मतलब दिस इज एन इनडायरेक्ट वे। अगर मैं इसको डायरेक्टली बोलूं, मतलब लीगल तरीके से बोलूं,
तो एक रेकरिंग डिपॉजिट का आपने नाम सुना होगा कि आप हर महीने बैंक में किस्त जमा करते हो, पोस्ट ऑफिस में किस्त जमा करते हो, एक इंस्टॉलमेंट में आप सेविंग करते हो। ठीक है, तो जब आप ये सेम चीज म्यूचुअल फंड में करते हो ना, जब ये सेम चीज आप म्यूचुअल फंड में करते हो तो उसको एसआईपी बोलते हैं कि आप हर महीने, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उतना इजी नहीं है और उतना मतलब उतना हल्का नहीं है जितना हल्का आप इसको ले रहे हो। ठीक है, हर महीने आप एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हो। ठीक है, और ये जो फिक्स्ड अमाउंट है ना, मैं आपको एक चीज समझा देता हूं। ये जो फिक्स्ड अमाउंट है, ये फिक्स्ड अमाउंट इट इज एज लो एज ₹100। जी हां, आप लोग यंग हो, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। एज अ मेंटोर मैं आपको ये समझा रहा हूं, ये मैं मेरे कोहर्ट्स के अंदर भी चिल्ला चिल्ला के बोलता हूं कि आपको इन्वेस्टिंग शुरू करनी चाहिए और आज से शुरू करनी चाहिए। सिर्फ ₹100 महीना। इट इज नॉट अबाउट कि सर 100 रुपए में क्या होगा। अरे तू परफेक्शन क्यों ढूंढ रहा है, पहले एग्जीक्यूशन तो कर दे। ठीक है, कुछ नहीं होगा 100 रुपए, मेरे को पता है। 100 रुपए 10% अगर साल में इंक्रीज भी हो गया तो आपका वो 1200 रुपए का फंड मुश्किल से 100 सवा 100 रुपए और बढ़ जाएगा, 100 रुपए और बढ़ेगा, तो 1200 का 1300 हो गया। सर मैंने क्या उखाड़ लिया? इट्स अबाउट द हैबिट। एटलीस्ट आपको ये चीज समझ में आ रही है कि यार अपने को है ना वेल्थ क्रिएशन करनी है, जितनी जल्दी करेगा ना भाई उतना बेटर है। कोशिश कर, अगर अभी 18 साल से कम की एज और अपना ये देख रहा है, यूट्यूब चैनल देख रहा है, तो जस्ट अप्रोच टू योर पेरेंट्स इमीडिएटली। ठीक है, अपने पेरेंट्स के साथ मिलके उनकी कंसेंट के साथ इसके अंदर इन्वेस्टमेंट शुरू करो। अगर आप 18 ईयर्स और अबव और खुद के इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकते हो तो प्लीज आज ही जाके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, कहीं भी कर दो, किसी भी डायरेक्ट ग्रोथ प्लान में इन्वेस्ट कर दो। कॉइन से करना है कॉइन से कर ले, इंड मनी से करना है इंड मनी से कर ले, ग्रो से करना है ग्रो से कर ले, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई एफिलिएट लिंक फिंक या नीचे नहीं डाली है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट एक बार आपको और समझना पड़ेगा कि इसके अंदर ये एसआईपी की भी वेराइटीज होती हैं। एक बोला जाता है स्टेप अप एसआईपी। सर स्टेप अप एसआईपी मतलब कि यानी मैंने ₹1000 से शुरू करा, ठीक है, और हर 6 महीने के बाद इसमें ₹100 बढ़ते जाएंगे, तो 7th मंथ में इट विल बी ₹1100। फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद इट विल बी ₹1200। धीरे धीरे जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ती जाती है, मैं ऑप्शन लगा सकता हूं कि आप स्टेप अप करते जाओ, मेरी एसआईपी का अमाउंट भी बढ़ाते जाओ। आइडियली आपको ये करना ही चाहिए। अगर आपकी इनकम में इजाफा हो रहा है तो कोशिश करो कि रादर देन आप अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊंचा करो, उससे बेटर है कि आप एसआईपी में अमाउंट ऊंचा करो, अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट ऊंचा करो। एसआईपी के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट वे ऑफ इन्वेस्टिंग होता है जिसको बोला जाता है एसटीपी। ये बोला जाता है, इसको बोला जाता है सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। अब समझिए इसको यूज कहां किया जाता है। ठीक है, हाउ यू विल यूज इट एंड व्हेन यू शुड यूज इट। एक मिनट समझना। जैसे आप मान लीजिए ये आपके पापा हैं, ठीक है, ये हमारे पापा हैं, अपन सबके पिताजी हैं। इनका हुआ रिटायरमेंट। जब रिटायरमेंट होता है तो व्यक्ति को पीएफ, ग्रेच्युटी, बोनस सब चीजें मिलती है। इनको मिला टोटल अमाउंट 65 लाख रुपए, से फॉर एग्जाम्पल समझिए 65 लाख रुपए मिला। इन्होंने बोला कि बेटा आप सीएफए कर रहे हो, आप सीए कर रहे हो? हाँ पापा कर रहा हूं। बोले आप वैल्यूएशन स्कूल का म्यूचुअल फंड सीरीज भी देखते हो? तो बोले हाँ वो भी देखते हैं। तो बोले यार कुछ ना कुछ ऐसा कर कि ये अमाउंट इन्वेस्ट कर दे बेटा। आपने बोला ठीक है पापा कर देते हैं। आपने जाके एनालाइज करा मार्केट को। मार्केट में कई तरह की सिचुएशन हो सकती, समझना, अगर कोविड जैसी सिचुएशन है कि मार्केट एकदम ही डाउन है, बिल्कुल निस्तनाबूत हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है, तब तो आप पूरा पैसा 65 लाख रुपए वन शॉट में डाल दीजिए। समझिए, प्लीज अंडरस्टैंड। लेकिन अगर आज जैसी मार्केट की कंडीशन चल रही है कि मार्केट लाइफ टाइम हाई पे खड़ा है, 22,000 23,000 के पॉइंट पे मार्केट खड़ा हुआ है, एंड आई एम नॉट कंफर्टेबल कि मैं मार्केट में वन शॉट में पूरा पैसा डालूं, या मार्केट कहीं बीच में है एंड स्टिल आई एम नॉट कंफर्टेबल कि मैं वन शॉट में पूरा पैसा डालूं, तो मैं क्या कर सकता हूं पता है?
मैं एसटीपी लगाऊंगा। ये एसटीपी के अंदर क्या होता है, सबसे पहले मैं एक असेट मैनेजमेंट कंपनी को सिलेक्ट करता हूं। सर एचडीएफसी को हमने सिलेक्ट किया, ठीक है। इस एचडीएफसी के मैं दो फंड सिलेक्ट करता हूं। जैसे एक मैंने फंड सिलेक्ट किया एचडीएफसी, सॉरी, एचडीएफसी गोल्ड फंड, ठीक है। और दूसरा मैंने सिलेक्ट किया एचडीएफसी से फॉर एग्जांपल इक्विटी का कोई फंड, कोई भी ले लो आप। अब आप क्या करते हो ना, अब आप ये करोगे कि आप पूरा 65 लाख रुपीस, पूरा का पूरा 65 लाख रुपीस वन शॉट एचडीएफसी गोल्ड फंड में डाल देते हो। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, जो गोल्ड होता है इट इज ए स्टोर ऑफ वैल्यू। समझ रहे हो आप? दुनिया में जो करेंसी का फ्लो होता है वो या तो डॉलर से बैक होता है या गोल्ड से बैक होता है, ठीक है। तो गोल्ड इज ए स्टोर ऑफ वैल्यू। अगर आज गोल्ड 67-68 थाउजेंड पर है, हो सकता है 5-10% ऊपर नीचे हो जावे, कोई अगर बड़ा कुछ कांड होता है तो। समझ रहे हो? लेकिन आपको समझना पड़ेगा, जब जब दुनिया में बड़े कांड होते हैं गोल्ड भागता ही है ऊपर, नीचे नहीं आता कभी भी, ठीक है। तो गोल्ड यूजुअली सेफ इन्वेस्टमेंट है। मैंने पापा को समझाया कि पापा अपन एक काम करते हैं, आप ये पूरी स्ट्रैटेजी बना के पापा के पास ले गए। पापा अपन एक काम करते हैं, अभी है ना इस पॉइंट ऑफ टाइम पर मार्केट या तो बहुत ऊपर है या बीच में कहीं टना हुआ है, या इन जनरली पापा अपन 65 लाख रुपए पूरा मार्केट में एक साथ नहीं डालते हैं। समझना, कभी अगर मार्केट एकदम धड़ाम से गिर गया तो 65 लाख डालने के बाद। पापा ने बोला हाँ बेटा बात तो सही है। तो बोले पापा अपन ये पूरा 65 लाख रुपए का गोल्ड फंड खरीदते हैं। गोल्ड फंड खरीदते हैं मतलब ये प्रॉक्सी गोल्ड इन्वेस्टिंग होती है, ठीक है। और फिर अपन क्या करेंगे ना, अपन इस गोल्ड फंड से हर महीने एक अमाउंट ट्रांसफर करेंगे इक्विटी फंड में। कितना अमाउंट ट्रांसफर करेंगे बेटा हर महीने? तो बोले पापा से फॉर एग्जांपल अपन 2 लाख रुपए ट्रांसफर करें। हर महीने 2 लाख रुपए आप ट्रांसफर करोगे तो क्या होगा पता है आपको? पहले मंथ, आज मैं मंथ के फर्स्ट डे पर खड़ा हूं, मैंने 65 लाख रुपए पूरे गोल्ड फंड में डाले। एक महीना तक 65 लाख रुपए पे गोल्ड का जो भी रिटर्न मिलता है या तो अपसाइड मिलेगा या डाउन साइड मिलेगा। समझ रहे हो आप? ये दोनों रिटर्न्स मेरे को 65 हजार पे मिले। से फॉर एग्जाम्पल कि गोल्ड ने इस 1 मंथ में 1% का इंक्रीज दिया, तो 65 लाख पे आपने 65,000 रुपीज एक्स्ट्रा करा, तो बाई द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ आपका जो अमाउंट बचता है गोल्ड फंड में वो कितना बचेगा? 65 lakhs and 65,000, ठीक है। ये अमाउंट बचता है। नाउ जैसे ही मंथ कंप्लीट होगा, इस 65 लाख 65 हजार में से 2 लाख रुपए निकल के इक्विटी म्यूचुअल फंड में चले जाएंगे। आपको समझ में आ रही है मेरी बात? तो धीरे धीरे आपका गोल्ड फंड का बैलेंस कम होता जाता है और आपका इक्विटी का बैलेंस बढ़ता जाता है। ग्रेजुअली आप ट्रांसफर करते हो एक फंड से दूसरे फंड में, ठीक है। इसमें आपको एक जो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है वो होता है कि आपको एवरेजिंग करने मिल जाता है। एवरेजिंग करने मिल जाता है मतलब आप चीजों को आप इक्विटी मार्केट में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन्वेस्टिंग करते हो ना, तो कभी इक्विटी मार्केट अगर गिर रहा है तो भी आप इन्वेस्ट करते हो, बढ़ रहा है तो भी इन्वेस्ट कर रहे हो, तो एक एवरेज प्राइस आपके पास आता है। इसका डिसएडवांटेज पता है क्या है? इसका डिसएडवांटेज ये है, जो हर महीने गोल्ड फंड से अमाउंट इक्विटी म्यूचुअल फंड में ट्रांसफर होता है ना, उसको सेल ऑफ यूनिट माना जाता है। कि आपने गोल्ड फंड से 2 लाख रुपए के वर्थ का यूनिट बेचा और फिर आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड में डाला, तो जैसे ही आप बेचते हो आपके ऊपर टैक्सेशन इंपैक्ट हो जाएगा, कि टैक्स का इंपैक्ट आ जाएगा आपके ऊपर, ठीक है। ये तो नंबर वन। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। एसटीपी अगर बनाना है तो ऐसा बना सकते हैं। डेट फंड में भी डाल सकते हैं कि डेट से इक्विटी में डालना है, बिल्कुल डालना, लेकिन पूरा डेट फंड समझने के बाद। आप समझ रहे हो, गोल्ड एक ऐसी चीज है जो सेफ है, आपको पता है आज नहीं तो कल पैसा देके ही जाना है। डेट में जरूरी नहीं, डेट म्यूचुअल फंड में नुकसान हो जाता है लोगों का। आपको लग रहा है कि सर हमेशा डेट है तो सेफ है, अपन प्रॉफिट कमाएंगे, मतलब उसमें इंटरेस्ट तो आएगा ही, नुकसान कैसे हो जाता है? नुकसान अपन बात करेंगे, मैं अभी कुछ भी नहीं बताऊंगा उसके बारे में। तो ये सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान के थ्रू मैं ट्रांसफर कर सकता हूं। इसमें एक चीज जो सबसे लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए,
वो ये है कि जो दोनों फंड्स हैं जहां से आप एसटीपी लगा रहे हो, ये दोनों फंड एक ही एएमसी के पास होना चाहिए। अभी तक तो ऐसे ही है, आगे अगर चेंज हो जाए तो पता नहीं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और कोई अगर सिचुएशन चेंज हो रही है, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। मेरे को आपको एक बेनिफिट ऑफ डाउट, आप मुझे एक बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे कि मैंने बहुत पहले लेक्चर्स रिकॉर्ड करे थे, हो सकता है चीजें आगे चेंज हो जाए। ठीक है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो है SWP। आप समझिए जरा, इसमें होता है विथड्रॉल। थोड़ा सा सुनना, इसके अंदर होता है विथड्रॉल। विथड्रॉल कैसे होता है वो समझना जरा। मेरा एक दोस्त है, और ये रियल स्टोरी है, मजाक नहीं कर रहा हूं। मेरा एक दोस्त है, उसने बताऊं क्या करा है। उसने 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए एक स्मॉल कैप फंड में डाले, और SWP लगा दिया, सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान लगा दिया, कि इसमें से हर महीने 50,000 रुपए की यूनिट बेचना और मेरे बैंक अकाउंट में ये पैसा ट्रांसफर कर देना। अब समझना जरा आप, हर महीने 50,000 रुपए अगर निकल रहे हैं, मतलब साल का निकल रहा है 6 लाख रुपए। साल का 6 लाख रुपए अगर निकल रहा है, तो इसका मतलब यह है कि मैं पूरे अमाउंट का 6% हर साल निकाल रहा हूं। बिल्कुल सही है। किसी साल अगर स्मॉल कैप फंड मेरे को 15, 20, 25% का रिटर्न देता है, तो आप समझ रहे हो, मैं जितना मैंने कमाया, मैं अपने प्रॉफिट का भी बहुत छोटा सा हिस्सा इन्वेस्ट कर रहा हूं। तो क्या होगा पता है, ये एज अ पेंशन प्लान आपके लिए काम करता रहेगा पूरी लाइफ। ठीक है। और आपका जो कॉर्पस है ना, वो नेट नेट वहीं का वहीं खड़ा रहेगा। कारण क्या होता है, म्यूचुअल फंड, जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स होते हैं, लॉन्ग टर्म में उनके 14 से 20% के आसपास के रिटर्न रहते हैं, एनीवेयर बिटवीन 15 to 20% रिटर्न। 14 to 20, 15 to 20, 17 to 20 बोलने की बात होती है। ठीक है। आप किसी चीज पे 18% कमा रहे हो और 8% या 6% निकाल रहे हो, तो वो पर्टिकुलर कॉर्पस तो हर साल 12% नेट से बढ़ ही रहा है ना। तो आप हर महीने पैसा निकालते जाओगे, उसके बाद भी निकाल के अपने एक्सपेंसेस करो जो करना है, उसके बाद भी आपका जो फंड है ना, वो मोटा माटी तौर पे उतना का उतना ही खड़ा रहेगा। समझ में आ रही है चीज आपको? क्या ये चीज बिल्कुल क्लियर है A to Z? यस और नो एवरीवन? सब लोगों को बिल्कुल परफेक्टली क्लियर है ना? इसका एक और यूज हो सकता है, थोड़ा सा समझना। मैं यूज बताता हूं, इसका यूज केस बताता हूं, प्रैक्टिकल यूज केस SWP का। सुनिए, मुझे से फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक 20 लाख की कार लेनी है। ठीक है। मेरे पास 20 लाख रुपए पड़े हुए हैं, आई हैव दैट मनी विथ मी। ठीक है, तभी ये चीज एप्लीकेबल है, नहीं तो एप्लीकेबल नहीं है। मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो ये 20 लाख रुपए खर्च कर दूं कैश में और कार उठा के लिया, और अगले दिन से एक असेट होगी जो जीरो डेप्रिसिएशन पे चल रही है, मतलब हर साल डेप्रिशिएट हो रही है ना, डिप्लीटिंग असेट खरीद ली मैंने। दूसरा मैं क्या करता हूं पता है, ये 20 लाख को मैं इन्वेस्ट करता हूं एक म्यूचुअल फंड में, और इसकी SWP लगाता हूं विथ द सेम अमाउंट ऑफ EMI, जो मेरा EMI का अमाउंट है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? कैलकुलेशन करना, क्या कोई ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके कैलकुलेट करके मेरे को बता सकता है कि आप अगर एक 20 लाख की कार को 7 ईयर्स के लिए लेते हो, और ये जो आपने इन्वेस्ट करा है म्यूचुअल फंड में, इसमें से फॉर एग्जांपल आपको 14% का रिटर्न मिलता है ओवर अ पीरियड ऑफ 7 ईयर्स, तो 7 साल का आप ये बताओ, और जो कार लोन का अमाउंट है वो आपका 8% का इंटरेस्ट है कार लोन पे। ऐसा मान लो, एक केस बनाओ, एक्सेल चलाना है, नॉर्मल कुछ नहीं करना है, एक लोन रिपेमेंट शेड्यूल बनेगा और एक आपका SWP का स्केड्यूल बनेगा कि हर महीने अगर पैसा निकल रहा है तो कितना है। कोई अगर ये कर पाता है और नीचे मेरे को बता पाता है, आई विल बी रियली वेरी हैप्पी कि यार मैंने कुछ बताया और आप वो करके आपने उसको एक्चुअली में एग्जीक्यूट कर दियो। ठीक है। नाउ SWP के अंदर भी वही झंझट है, ये जो मैं हर महीने इसमें से विड्रॉल करता हूं, दैट इज सब्जेक्ट टू टैक्सेशन। अब सिंस मैंने टैक्सेशन की बात आपके सामने करी है,
यार आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। अगले सेशन में अपन थोड़ा टैक्सेशन समझेंगे, थोड़ी और निटी ग्रिटीज समझेंगे, इवैल्यूएशन कैसे करना है वो समझेंगे। यार आई होप आप लोगों को बहुत मजा आ रहा होगा। आप लोग प्लीज कमेंट में फीडबैक जरूर देना। आपके फीडबैक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। अगर खराब फीडबैक होता है तो मैं सुधार लेता हूँ। अगर बदतमीज फीडबैक होता है तो मैं इग्नोर कर देता हूँ, लेकिन नाम याद रखता हूँ। ठीक है। तो बदतमीजी भी करनी है तो कर दो, मेरे को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। इतना ही बोलना था आपसे। जल्दी किसी मोड़ पे पर्सनली मुलाकात होगी, आपसे जरूर मुलाकात होगी, क्यों नहीं होगी। ठीक है, तब तक के लिए दिस इज पार्थ वर्मा साइनिंग ऑफ।